हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए बीए प्रथम वर्ष का शिक्षा शास्त्र का जो पूछे गए क्वेश्चंस वो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होने वाले हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और डीडीयू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ऑड सेमेस्टर के, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडल पेपर जो है PYQ तैयार किया है। जो आपके मोस्टली पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन है, इसमें सारे के सारे वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। तो आइए इसको हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया हमने PPT को। जितना बेहतर आप समझ पाइएगा उतना बेहतर यहाँ से समझिएगा और बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। तो आप सभी ध्यान बना के रखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछता है, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है उसी फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन को बनाया है। वही फॉर्मेट है, वही तरीका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, ऐसे एकदम सेम इसी लैंग्वेज में पूछा है, वही लैंग्वेज किया है हमने। और यहाँ पे शो भी किया है कि यह पूछा कब है। देखिए 2018, 20, 21 3 सन में पूछा है। तो यह चीज़ भी हमने डिनोट कर रखा है, ठीक है। यहाँ से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत और भी बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मठ और गुरुकुल में क्या अंतर है। मठ और गुरुकुल में अंतर की बात किया है, तो मठ और गुरुकुल जो भी अंतर है बहुत डिटेल में इसको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा बताने की, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कुछ ना कुछ इंक्लूड कर रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। जो बौद्ध धर्म है वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। अतः वैदिक एवं बौद्ध काल में शिक्षा में कुछ अंतर स्वाभाविक हैं, मतलब कुछ अंतर हैं। देखिए, यह है गुरुकुल प्रणाली, इस तरह से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। और यह क्या है, मठ प्रणाली है, यहाँ पे इस तरह से शिक्षा दी जाती है। चलिए इसके इन दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे मठ और गुरुकुल में अंतर, ठीक है। मठ और गुरुकुल में यहाँ पे अंतर जानेंगे क्या है। देखिए मठ और गुरुकुल में अंतर, पहला है गुरुकुल वैदिक शिक्षा, दूसरा है मठ बौद्ध शिक्षा। तो जैसा जानते हैं, वैदिक शिक्षा का वातावरण पूर्ण रूपेण पारिवारिक थी। जो वैदिक शिक्षा है वो पूरी तरह से क्या थी, एक पारिवारिक थी। वैदिक शिक्षा क्या थी, पारिवारिक थी। अगर हम मठ की बात करें तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली पारिवारिक न होकर संघीय थी, मतलब एक संघ में मिलने वाली शिक्षा थी। क्या थी, एक पारिवारिक न होकर एक संघीय थी, संघीय शिक्षा थी। अब देखिए वैदिक शिक्षा वैयक्तिक थी, इसमें व्यक्ति के ऊपर विशेष महत्व दिया जाता था। इसमें क्या था, वैयक्तिक था, जिसमें एक व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जबकि बौद्ध शिक्षा प्रणाली सामूहिक थी। यह क्या था, सामूहिक शिक्षा थी। इसमें शिक्षा सामूहिक रूप से दी जाती थी, ठीक है। इसमें क्या था, हाँ इसमें क्या था, पर्टिकुलर पर्सन को देखा जाता था। इसमें क्या था, बौद्ध शिक्षा जो था मठ में दिया जाने वाला, यह क्या था, सामूहिक था। अगर बात करें फिर गुरुकुल की, वैदिक शिक्षा का स्वरूप तथा संगठन एक तंत्रात्मक था, जिसमें गुरु को प्राधान्य प्राप्त था। गुरु जो थे उनको क्या था, प्राधान्य प्राप्त था। अगर मठ की बात करें तो बौद्ध शिक्षा का स्वरूप तथा संगठन प्रजातांत्रिक था। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत शिष्य गुरु के समकक्ष समझा जाता था। जैसे मतलब शिक्षा प्राप्त कर लिए, उसके बाद क्या होता था, जो शिष्य होता था वो भी गुरु के समकक्ष हो जाता था, मतलब वो भी पढ़ाने के योग्य हो जाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं वैदिक शिक्षा जाति भेद पर आधारित थी। जो वैदिक शिक्षा थी वह किस पे आधारित थी, जाति भेद पर आधारित थी। बौद्ध शिक्षा की बात करें, बौद्ध शिक्षा प्रणाली जाति भेद पर न होकर सभी जाति के सदस्य का प्रवेश प्राप्त था। इसमें क्या होता था, सभी जाति प्रवेश पाते थे, सभी जाति पढ़ते थे। इसमें जाति का भेदभाव नहीं था मठ में, बौद्ध शिक्षा में। जबकि इसमें क्या था, जाति भेदभाव था, किसमें, गुरुकुल में। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र आश्रम था। वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था, आश्रम था, गुरुकुल था। और जो स्वशासित एवं स्वतंत्र थे, जो क्या थे, स्वशासित थे और क्या थे, स्वतंत्र थे। अब बौद्ध काल की बात करें, बौद्ध काल में शिक्षा केंद्र मठ और विहार थे। मठ था और विहार था, ठीक। विहार थे जो संघ से संबंधित थे, ठीक है। विहार मतलब जैसे कोई खुला वातावरण हो या फिर पेड़ पौधे हों, जहाँ पे मतलब पार्क टाइप बोल सकते हैं, वहाँ पे था। मतलब क्या था, मठ था और विहार था, जहाँ पे लोग बैठ के पढ़ाई कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न वही इंक्लूड कर रखे हैं हमने जो पूछता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपने 2016, 18 और 19 में पूछ रखा है, 2016, 18 और 19 में पूछ रखा है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी पूछे हुए हैं वही PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर रखा है। यहाँ से देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह क्या फॉर्मेट है, कैसे क्वेश्चन पूछता है यह देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की कौन सी प्रमुख विशेषताएं आधुनिक भारत के लिए प्रासंगिक हैं और क्यों हैं? ठीक है, आधुनिक भारत के लिए भारतीय शिक्षा की प्रासंगिक विशेषताएं। तो क्या होगा, यही हेडिंग डाल दिया इसी को, आधुनिक भारत के लिए भारतीय शिक्षा की प्रासंगिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है धार्मिकता की भावना का विकास। जो धार्मिकता की भावना है उसका विकास। चरित्र निर्माण, ठीक है, चरित्र निर्माण। नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन। अगला है व्यक्तित्व का विकास। अगला है सामाजिक कुशलता की वृद्धि। और अगला है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का प्रसारण। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे। पहले धार्मिकता की भावना का विकास। पहला है धार्मिकता की भावना का विकास। प्राचीन भारत में यह शिक्षा की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, प्राचीन भारत में शिक्षा की मुख्य विशेषता थी। शिक्षा का आरंभ व अंत धार्मिक संस्कारों द्वारा होता था। जो शिक्षा का शुभारंभ होता था या अंत होता था वह कैसे होता था? धार्मिक संस्कारों द्वारा होता था। पाठ्यक्रम भी धार्मिक पुस्तकों से परिपूर्ण था। जो पाठ्यक्रम हमारा था वह भी क्या था? धार्मिक पुस्तकों से परिपूर्ण था। मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें उसमें इंक्लूड थीं। गुरुकुलों का वातावरण का भी आध्यात्मिक था। गुरु व शिष्य दोनों मिलकर धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करते थे। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर धार्मिक पुस्तकों को क्या करते थे? पठन पाठन करते थे। तथा दोनों के जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। तथा दोनों के जीवन का लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना था। ये क्या हो गया? धार्मिकता की भावना का विकास। ठीक है, ये पहला हमारा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात करें चरित्र निर्माण। ठीक है, यहाँ पे चरित्र निर्माण प्राचीन भारत में यह शिक्षा, ठीक है, प्राचीन भारत में यह शिक्षा की एक दूसरी विशेषता थी। क्या थी? एक दूसरी विशेषता। कौन सी? चरित्र निर्माण। कौन सी? चरित्र निर्माण। पहली कौन सी थी? धार्मिकता की भावना का विकास। ठीक है, धार्मिकता की भावना का विकास। दूसरा क्या था? चरित्र निर्माण। छात्रों में क्या? नैतिक आदर्शों के प्रति रुचि पैदा करना, सदाचार का पालन, कर्तव्यनिष्ठ, आत्मसंयम, धैर्य एवं उत्साह आदि गुणों के द्वारा चारित्रिक विकास करना शिक्षा का एक महत्व आदर्श था। ठीक है, यह क्या करना? सदाचार का पालन करना, कर्तव्यनिष्ठ, आत्मसंयम, धर्म एवं उत्साह आदि गुणों के द्वारा चारित्रिक विकास करना, ये सारी चीज़ें किस में आती थी? आपका चरित्र निर्माण में आता था। मतलब अपने आप को बेहतर बनाना। ठीक है, हर चीज़ ओवरऑल चारों तरफ से अपने आप को बेहतर कैसे बनाए हर चीज़ में, जैसे सदाचार का पालन, कर्तव्यनिष्ठ, आत्मसंयम, धैर्य, ये सब चीज़ें थी जो कि बेहतर बनाने वाली चीज़ें थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्राचीन शिक्षा की विशेषता भी आधुनिक दशाओं में अपने देश में अपनाई जा सकती हैं। आजकल हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हो गई है। प्रजातंत्रवाद की सफलता उच्चतम नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है। मतलब जो हायर लेवल पे हैं उन पे निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए नेता हैं, उन पे निर्भर करती है कि किस तरह से देश को चलाएंगे। ठीक है, उत्तम नागरिक वही है जो सामाजिक दृष्टि से कार्यकुशल हो तथा जो सभी नागरिक सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर सके। मतलब उत्तम नागरिक वही है जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके, चाहे वह जिस क्षेत्र में है वही उत्तम नागरिक बोला जाएगा। ठीक है, प्रजातांत्रिक है, प्रजा चुनती है राजा को। जैसे मान लीजिए आप लोकसभा का चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव होता है तो पब्लिक ही तो चुनती है। तो हम क्या करते हैं? उच्चतम नागरिक चुनते हैं। कोशिश यही रहती है, पब्लिक की कोशिश यही रहती है कि हमें बढ़िया नेता मिले जो बेहतर काम कर सके, सभी चीज़ों में जानकारी रख सके और वह भी खुद पालन कर सके उन सभी चीज़ों का जो हमारे नियम बने हुए हैं उनका भी पालन कर सके। तो यही क्या हुआ? सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर सके। जो सामाजिक कर्तव्य है उनका भी पालन समाज में कर सके। अगला है व्यक्तित्व का विकास।
अगला है व्यक्तित्व का विकास। इसमें देखेंगे चौथा पॉइंट है वैदिक शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व के विकास पर भी अत्यधिक बल दिया जाता था। जो व्यक्तित्व का विकास है मतलब खुद का सेल्फ डेवलपमेंट जो अपना है, वो शिक्षा का यह आदर्श भी आधुनिक युग में अपनाया जा सकता है। आधुनिक में अपनाया जा सकता। जो व्यक्तित्व का विकास है वो भी हम लोग करते हैं। अभी आधुनिक युग की बात करें तो उस समय करते हैं, अपने आप का विकास करते हैं। तो यह क्या था, उस टाइम पे भी विकास होता था और यहाँ पे भी क्या होता है, विकास होता है। मतलब वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी व्यक्तित्व के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता था। आजकल की शिक्षा में भी व्यक्तित्व का विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सामाजिक कुशलता की वृद्धि। सामाजिक कुशलता की वृद्धि। सामाजिक कुशलता की वृद्धि। वैदिक काल में शिक्षा के इस विशेषता पर बल दिया जाता था। यह जो है विशेषता पर बल दिया जाता है। आजकल की शिक्षा पे नहीं दिया जाता, आजकल की भी शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता था। शिक्षा में सांस्कृतिक विषयों के साथ साथ व्यावसायिक विषयों को भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, क्या कहा था, सामाजिक सांस्कृतिक विषयों के साथ साथ जो संस्कृत हमारे जो समाज में चलने वाली चीज़ें हैं, जो समाज में होती हैं, उनके साथ साथ क्या व्यावसायिक विषयों पर भी पढ़ाया जाता था। इसके लिए अनेक उद्योगों तथा कौशलों की शिक्षा पर प्रबंध किया जाता, शिक्षा का प्रबंध किया जाता था, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सके। तो इसका भी आत्मनिर्भर व स्वावलंबी के लिए आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। अगर आधुनिक काल में बात करें तो इस समय जो है पढ़ाई के साथ साथ हमें बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें होती हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में बात करें तो बहुत सारे ऐसे कैंप लगते हैं, कैंपेन होते हैं जिसमें सिखाया जाता है चीज़ों को, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट है, जिससे आदमी व्यवसाय कर सके और स्वावलंबी बन सके, मतलब आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भरता के लिए ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल की नॉलेज दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें व्यवसाय से भी संबंधित चीज़ों को बताया जाता है। तो इस समय भी कराया जाता है सामाजिक कुशलता की वृद्धि, जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण का प्रसारण। जो राष्ट्रीय हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए हिंदू हैं तो हिंदू का संस्कृति अलग है, तो उस संस्कृति का संरक्षण के लिए, उस संस्कृति का संरक्षण कैसे होगा, बचाव कैसे होगा, उन सभी चीज़ों के अपना जो मतलब प्रचलन है, जो हम लोग मानते हैं जिसको, उसका बचाव करना, उसको रोक के रखना, उसके साथ चलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। वैदिक शिक्षा की यह अंतिम विशेषता थी। शिक्षा द्वारा पूर्वजों की संस्कृति, जो पूर्वज की आज भी हमारे साथ जो पूर्वजों की संस्कृति है उसका हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चले, उसको हम अपनाते हैं, वो हमें सिखाते हैं, हम भी अगले को सिखाते हैं। संरक्षण व प्रसार किया जाता था और उसका प्रचार किया जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में शिक्षा के इस आदर्श को भी अपनाया जा सकता है। यह भी आदर्श अपनाया जा सकता है या फिर अपनाया जाता है, कह सकते हैं कि अपनाया जाता है। जैसे कोई चीज़ कहीं पे होता है तो उसको कहते हैं कि मतलब कंटिन्यू करना है, मतलब आगे भी चलाना है। तो क्या हो गया, पूर्वजों ने जो हमें बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक, ये हो गया राष्ट्रीय संस्कृति का। ऐसे ही आगे चलते हैं इसके। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हो गया ये स्लाइड। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न आ गया बौद्ध। अगला है क्या है, बौद्ध। देखिए बहुत अच्छी स्लाइड हमने ऐड कर रखी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे बात करेंगे बौद्ध शिक्षा संस्थाएं। क्या है, बौद्ध शिक्षा संस्थाएं। बौद्ध शिक्षण संस्थाएं। बौद्ध शिक्षण संस्थाएं निम्नवत हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कहाँ पे, 2016 में, 18 में और 19 में। 3 सन में पूछ रखा है कहाँ पे, 16 में, 18 में और 19 में। क्या है, बौद्ध शिक्षण संस्थाएं निम्नवत हैं। एक तक्षशिला के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, नालंदा के बारे में बताएंगे आपको, विक्रमशिला के बारे में बताएंगे, नदिया विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे, वल्लभी विश्वविद्यालय के बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले आ गया तक्षशिला। देखिए जो यूनिवर्सिटी की बात करें, तक्षशिला की बात करें, थोड़ा एनिमेटेड है तो रुक जाता है, अगर हमने पेन ले लिया तो रुक जाता है। देखिए दुनिया का सबसे प्राचीनतम
शिक्षण संस्थान, दुनिया का क्या है सबसे प्राचीनतम शिक्षण स्थान है। ये इस तरह से कुछ इसका इमेज दिखाई देता है, इस तरह से कुछ था जिसको बोलते हैं क्या, तक्षशिला। क्या बोलते हैं, तक्षशिला। ठीक है, सुना होगा नाम आपने, तक्षशिला। भारत की पश्चिमी सीमा पर रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर बसा हुआ यह संस्थान कुषाण राजा कनिष्क का शासन केंद्र था तथा सदा विदेशियों से आक्रांत होता रहा, परंतु इसका महत्व राजनीतिक दृष्टि से इतना अधिक नहीं है जितना शिक्षा की दृष्टि से। मतलब इसकी शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यह कब है, कहाँ पे है, रावलपिंडी से 20 मील की दूरी पर बसा हुआ यह स्थान कुषाण राजा कनिष्क का शासन केंद्र है। कुषाण राजा कनिष्क का शासन केंद्र है। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हैं और इसको और बेहतर समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तक्षशिला देखिए, इसे लिखी हुई थ्योरी आ गई, इसके बारे में आ गया। ठीक है, यह चीज़ आप लोग आगे लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पे आते हैं। अगला है क्या, नालंदा, इसको बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए यह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का इमेज है जो मतलब दिखाई देता है, क्या, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए नालंदा नामकरण के संबंध में विभिन्न धारणाएं हैं। ठीक है, विभिन्न धारणाएं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ कमल वालों की अधिकता थी, इसी नालंदा कहा गया। दूसरे विद्वान यहाँ व्याख्या करते हैं कि न अलंददित इति से नालंदा, जहाँ किसी भी समय अध्ययन को विश्राम न मिले। मतलब यहाँ किसी भी समय अध्ययन को, मतलब पढ़ाई को विश्राम न मिले। इसका मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है कि व्याख्या करते हैं कि न अलंददत इति से नालंदा, जहाँ किसी भी समय अध्ययन को विश्राम न मिले। इसका मतलब अर्थ होता है कि जहाँ किसी भी समय विश्राम ना मिले। तो नालंदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, बाकी अगर डिटेल देखना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं नालंदा की यूनिवर्सिटी के बारे में, उसकी मतलब सन कब से कब तक की कहानी है, वो सारा पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा इंक्लूड कर रखा है जिससे आपको एक तरीका मिल जाए लिखने का और समझने का। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है विक्रमशिला। देखिए यहाँ पे इमेज लगा सकता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस तरह से कुछ दिखाई देता है। विक्रमशिला फ्रंट की बात करें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है, बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईसा पूर्व ईस्वी में की थी। कि इस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया था। तिब्बत के साथ इस शिक्षा केंद्र का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा। तिब्बत के साथ इस शिक्षा केंद्र का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा। मतलब तिब्बत के साथ क्या रहा, इसका संबंध रहा। तो ये रहा विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला की बात करते हैं। हमने जितने पॉइंट दिए हैं वो कर दिए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो नालंदा हमने बताया अभी आपको, यह कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तक्षशिला भी पूछा हुआ है। और आते हैं अब नदिया विश्वविद्यालय का देख सकते हैं इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो शेर दिखाई दे रहे हैं, एक इधर। ठीक है, और गेट बहुत ही खूबसूरत से बनाया हुआ है और दीवार देख सकते हैं दोनों तरफ, गेट के दोनों तरफ कितना बेहतर है। यह क्या है, यह देखिए 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण द्वारा यह शिक्षण संस्थान प्रमुख था। क्या कह रहा है, 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण द्वारा यह शिक्षण संस्थान प्रमुख था। यह पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान में था। यह पूर्वी बंगाल में कहाँ था, नदिया नामक स्थान पे था। कौन सा, नदिया विश्वविद्यालय। एकदम ध्यान से देखिए, 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण द्वारा यह शिक्षण संस्थान प्रमुख था। यह पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान में था। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट होगा वल्लभी विश्वविद्यालय। क्या, वल्लभी विश्वविद्यालय, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय का। पूर्वी कठियावाड़ से
से वला नामक स्थान में था। ये कहाँ था? पूर्वी कठियावाड़ से वला नामक स्थान में था। 7वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। मतलब क्या कह रहा है? मतलब कह रहा है, देखिए 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र शिक्षा केंद्र था। क्या था? प्रमुख शिक्षा केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। देखिए हमने 3 क्वेश्चन करा दिया, अब बाकी चौथा क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे देखिए वैदिक शिक्षा एवं बौद्ध शिक्षा, समानताएं एवं असमानताएं। वैदिक शिक्षा एवं बौद्ध शिक्षा में समानताएं और असमानताएं, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सन हमने मेंशन रख सकता है। डीडीयू का भी है, यहाँ पे डीडीयू से भी ले सकते हैं, डीडीयू के भी बच्चे पढ़ सकते हैं जो दीनदयाल यूनिवर्सिटी के हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वैदिक शिक्षा एवं बौद्ध शिक्षा में कुछ समानताएँ और असमानताएँ पाई जाती हैं। देखिए यह है वैदिक शिक्षा और यह बौद्ध शिक्षा। यहाँ पे क्या है? इमेज है। इसमें क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ समानताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं समानताएं। पहले देखते हैं सिमिलरिटीज, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। देखिए डॉक्टर अल्तेकर का विचार है, जहाँ तक सामान्य शैक्षिक सिद्धांत अथवा प्रयोग की बात है, हिंदुओं और बौद्धों में कोई मुख्य अंतर नहीं था। ठीक है, बौद्धों में कोई मुख्य अंतर नहीं था। दोनों प्रणालियों के समान, एक मिनट, समान था, प्रणालियों के समान था, आदर्श थे और समान विधियों को अनुसरण किया गया था। दोनों में क्या किया गया? समान विधियों को अनुसरण किया गया। वास्तव में वैदिक शिक्षा का अनुकरण करके बौद्ध शिक्षा संगठन किया गया। मतलब क्या किया गया? वैदिक शिक्षा का अनुकरण करके, वैदिक शिक्षा जो थी उसका अनुकरण करके बौद्ध शिक्षा संगठन किया गया। इस स्थिति में दोनों प्रणालियों में समानताएं होना स्वाभाविक थी। मतलब किसका अनुकरण किया गया? यहाँ पे देखिए वैदिक शिक्षा का अनुकरण किया गया करके बौद्ध शिक्षा का संगठन किया गया। ठीक है, मतलब इसलिए कि दोनों में जाहिर सी बात है क्या मिलेंगी? समानताएं मिलेंगी। ठीक है, तो होना स्वाभाविक था। दोनों प्रणालियों की कुछ मुख्य समानताएं थी। पहला कौन सा था? पहला देखिए, दोनों प्रणालियों में मुख्य रूप से मौखिक शिक्षण विधि का ही प्रयोग होता था। मौखिक शिक्षण विधि का ही प्रयोग होता था। दोनों प्रणालियों में धार्मिक एवं नैतिक जीवन को महत्व दिया गया। दोनों प्रणालियों में धार्मिक एवं नैतिक जीवन को महत्व दिया गया। ठीक है, दोनों प्रणालियों में शिक्षा संबंधी संस्कारों को महत्व दिया गया। शिक्षा संबंधी संस्कारों को महत्व दिया गया। दोनों प्रणालियों में अंतर्गत शिक्षा, भोजन एवं निवास को निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई। दोनों प्रणालियों में शिक्षा, भोजन एवं निवास निःशुल्क प्रदान किया गया। दोनों प्रणालियों में गुरु शिष्य संबंधों को विशेष महत्व दिया गया। क्या दिया गया? विशेष, गुरु शिष्य को विशेष महत्व दिया गया। तो ये भी समानताएं हैं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, दोनों प्रणालियों में समानताएं ज़्यादा थी। ठीक है, एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, और इजीली एग्जाम के टाइम पे आप इस वीडियो को देख के अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में आप बेहतर मार्क कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे असमानताएं। असमानताएं क्या थी उसके बारे में जानेंगे। देखिए असमानताएं की बात करें तो बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। अतः वैदिक काल और बौद्ध काल की शिक्षा में कुछ असमानताओं का होना स्वाभाविक था। ठीक है, कुछ असमानताएं इसीलिए हुई थी। पहला देखेंगे, वैदिक काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में क्या थी? सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। जो सार्वजनिक शिक्षा थी इसकी व्यवस्था नहीं थी। इसके विपरीत बौद्ध काल में इस शिक्षा की व्यवस्था थी। अगर बौद्ध काल की बात करें तो इसमें क्या थी? सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक काल में सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था।
वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इसके विपरीत बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? लोक भाषाएं थी। क्या थी? लोक भाषाएं थी। ठीक है। वैदिक काल में सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में क्या था? सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था। ठीक है। अब इसके विपरीत बौद्ध काल में इन विद्यालयों का प्रचलन था। मतलब वैदिक काल में सामान्य विद्यालयों का प्रचलन नहीं था, लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें बौद्ध काल में तो सामान्य विद्यालयों का प्रचलन था। वैदिक काल में शिक्षक केवल ब्राह्मण थे। जो वैदिक काल था उसमें क्या थे? शिक्षक केवल ब्राह्मण थे। बौद्ध की बात करें तो विभिन्न जातियां थी। बौद्ध काल में विभिन्न जातियां थी, मतलब जात का भेदभाव नहीं था। इसमें क्या था? सिर्फ ब्राह्मण थे। उसमें क्या था? विभिन्न जातियां थी। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत और पारिवारिक था। और क्या था? पारिवारिक था। इसके विपरीत बौद्ध काल में शिक्षा का स्वरूप संस्थागत और सामूहिक था। जैसे आजकल स्कूलें हैं, मतलब सामूहिक था, और उसमें क्या था? व्यक्तिगत था, एक पर्सन के लिए पढ़ाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका? इसमें क्या है? बौद्ध काल में सामूहिक था और संगठित था और बहुत सारे लोग पढ़ते थे। ठीक है। ये रहा असमानताएं जो मिलती थी दोनों में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमको लगता है इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आ गया। यह भी एक क्वेश्चन है जो भी पूछा गया है 16, 18 और 19 में। ठीक है। सिमिलरिटीज़ है। ठीक है। DDU वाले भी देख सकते हैं, DDU में भी पूछा गया है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। SU का मतलब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ कपिल वस्तु। ठीक है, पूरा लिख दे, कपिल वस्तु यूनिवर्सिटी। वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योगदान की विवेचना कीजिए। जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी वह इस समय की शिक्षा प्रणाली में क्या योगदान है उसका, वह चीज़ देखना है। तो उत्तर, प्राचीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक भारतीय शिक्षा के मध्य अनेक शताब्दियों का अंतर है। मतलब जो प्राचीन शिक्षा थी और जो अब की शिक्षा है उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब कई शताब्दियों का अंतर है। फिर भी प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व हैं जिनको सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों में आधुनिक शिक्षा में स्थान दिया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको भी स्थान दिया गया है। मतलब आधुनिक जो शिक्षा है, इस समय की जो शिक्षा है उसमें उसको भी स्थान दिया गया है। ठीक है। प्राचीन शिक्षा के अनेक तत्व हैं। कोई भी चीज़ हो जो पूर्वजों ने दिया है वो उसको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम छूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारे साथ चलती रहती हैं। ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि प्राचीन शिक्षा का योगदान क्या रहा आधुनिक शिक्षा में। तो पहला आदर्शवादिता है, अनुशासन तथा गुरु शिष्य संबंध। ठीक है। अनुशासन, डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं, शांत वातावरण, शिक्षण विधि व शिक्षा संस्थान, अध्ययन के विभिन्न विषय, छात्रों का सरल जीवन, ये सारे पॉइंट हैं। आदर्शवादिता, अनुशासन, शांत वातावरण, शिक्षण विधि और अध्ययन के लिए विषय और छात्रों का सरल जीवन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, वो हेडिंग्स हैं सारे दिए हुए हैं, उससे संबंधित चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिए, इमेज देखिए कितना अच्छा लगाया है, बहुत अच्छे से PPT हमने तैयार किया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा। अगला दिया है बौद्धकालीन, लो जी यही कहते गायब हो गया। बौद्धकालीन स्त्री शिक्षा पर प्रकाश डालिए। जो बौद्धकालीन की स्त्री शिक्षा थी उस पर प्रकाश डालना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा, संघ में स्त्रियों का प्रवेश की आज्ञा मिल गई। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा, इसमें देखिए संघ में स्त्रियों को प्रवेश की आज्ञा मिल गई। पहले क्या थी? नहीं मिलती थी, लेकिन बौद्ध काल में स्त्रियों को प्रवेश की आज्ञा मिल गई। केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को ही शिक्षा मिली, लेकिन उस टाइम पे भी क्या था? केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा मिली। ठीक है। संघ में स्त्रियों को प्रवेश की आज्ञा मिल गई। संघ में स्त्रियों को भी प्रवेश की आज्ञा मिले जाने के कारण स्त्री शिक्षा को बहुत बड़ा बल तथा बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। मतलब जब उस समय मिला, स्त्रियों को जाने को मिला किसके अंदर? पढ़ाई के अंदर, कि हम पढ़ाई करेंगे, तो बहुत बड़ी क्या मिली? प्रेरणा मिली। जैसे कि बौद्ध, थोड़ा तो मिस्टेक है कहीं कहीं,
जैसे कि बौद्ध धर्म की व्यवस्था थी कि विद्यार्थी को विद्याध्यान काल तक ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। मतलब उस समय क्या, जब तक विद्या वो ग्रहण कर रहे हैं, जब तक वो विद्या ग्रहण कर रहे हैं तब तक उनको ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। उन्हें अपने आदर्श चरित्र की रक्षा करनी पड़ती, तो उनके जो है आदर्श थे उनकी रक्षा करनी पड़ती थी, मतलब सही ढंग से सही तरीके से रहना था। अतएव चरित्र भ्रष्ट होने के भय से महात्मा गौतम बुद्ध ने मठ में स्त्रियों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा दिया था। मतलब यह बच्चे जो है भ्रमित ना हो इसलिए क्या था, नियंत्रण लगा दिया गया। मतलब बच्चे अलाउ ही नहीं थे, मतलब सॉरी लड़कियां अलाउ ही नहीं थी, सिर्फ लड़के ही लड़के थे। ठीक है, अर्थात बौद्ध मठों में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, इसीलिए वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने का स्त्रियों का अधिकार नहीं था, सिर्फ इसी डर से कि इनकी जो है आदर्शवादिता ख़त्म ना हो जाए, ये जो मतलब इनका रूप है ये ख़त्म भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए क्या किया गया था, बैन कर दिया गया था। अधिकार नहीं था, लेकिन अपनी विमाता महाप्रजापति तथा शिष्य आनंद के आग्रह करने पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। लेकिन उनकी माता जो थी उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके कहने पर इन्होंने स्त्रियों को भी मतलब आज्ञा दे दिया कि अनुमति दे दिया कि आप लोग भी आके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसमें भी ऐसा हुआ कि केवल उच्च वर्ग की महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त करती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आता था। जैसे मतलब आज की बात करते हैं तो आज की भी बात यही होती है, जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा धन दौलत है या पैसा है वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, जिनके पास कम है वो नहीं कर पाते। लेकिन इस समय जो है हम कोई भी पढ़ाई कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कम रिसोर्स में भी हो सकता है, क्योंकि अच्छे टीचर आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं जिनसे आप पढ़ के सीख सकते हैं। तो जो अब देखते हैं आगे, थोड़ी सी बात हो गई बाहरी। केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को ही शिक्षा मिली, केवल उच्च वर्ग की। बौद्ध काल में जैसा कि पहले लिखा गया कि आगे चलकर बौद्ध संघों तथा बिहारों में स्त्रियों भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश करने लगे। मतलब जो बौद्ध काल की शिक्षा थी जैसे दी जाती थी बिहारों में, वहाँ पे भी जाके शिक्षा मिल जाता था। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उच्च वर्ग की कुलीन तथा व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियों को ही दिया गया। जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं या फिर व्यावसायिक महिलाएं थीं, व्यवसायिक के घर की महिलाएं थीं, उनको ही शिक्षा दिया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के स्त्रियों को ही था, लेकिन साधारण परिवार की स्त्रियां प्रायः शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। जो मतलब नॉर्मल परिवार की स्त्रियां थीं उनको शिक्षा नहीं प्राप्त होता था, मतलब नहीं कर पाती थी। इसके निम्नलिखित कारणों कहे जा सकते हैं। पहला क्या कहा सकता है, पहला साधारण परिवारों की स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति न मिलना। जो साधारण परिवार की स्त्रियां थीं उनको संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। साधारण परिवारों की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण उनका बालिकाओं के लिए घर पर अध्यापिकाओं की व्यवस्था न कर पाना। मतलब जो साधारण परिवार के थे उनके पास वह क्या था, उनका बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं का व्यवस्था नहीं हो पाता था। मतलब उनको अगर बुलाते तो उनको उसके बदले हमें कुछ देना पड़ता, तो वह व्यवस्था नहीं हो पाया साधारण परिवार वालों को। लेकिन उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके पास सब कुछ था, व्यवसाय था, या फिर जो बहुत पैसे वाले थे, या फिर उस टाइम पे राजा महाराजा थे उनके पास पैसा बहुत रहता था तो वो अपना कर लेते थे। लेकिन जो मतलब नॉर्मल परिवार के थे उनके पास वो सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। तो बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन होना, और बाल विवाह होता था मतलब बच्चे मतलब छोटे पे ही विवाह हो जाता था, इसलिए और भी पढ़ाई नहीं हो पाई, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो यह कह सकते हैं, ये कारण हो सकते हैं कि मतलब अनुमति नहीं दिया जाता था साधारण परिवार के बच्चियों को। दूसरा, अध्यापिकाओं का व्यवस्था नहीं किया जा पाया कि आके घर पे पढ़ा सकें या फिर जाके पढ़ सकें। बाल विवाह मतलब अगर बच्ची मठ में नहीं जाके पढ़ेगी, बच्ची वहाँ स्कूल में नहीं जाके पढ़ेगी, वहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा तो घर पे बुलाया जाएगा। तो घर पे बुलाने के लिए उतनी व्यवस्था होनी चाहिए, उतनी व्यवस्था नहीं है तो वो जा नहीं पढ़ नहीं पाएगी। और अगला क्या है, बाल विवाह कर दिया जाता था, मतलब छोटे पे ही शादी कर दिया जाता था। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, बौद्धकालीन व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। बौद्धकालीन व्यावसायिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन
व्यवसायिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा धर्म प्रधान थी, क्या थी? धर्म प्रधान थी, किंतु इस काल में व्यवसायिक शिक्षा की अवहेलना नहीं की गई थी। वैदिक काल भांति इस काल में भी व्यवसायिक शिक्षा को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, वाणिज्य, कला कौशल, चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि के लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध रहीं। शिक्षा की सुविधाएं क्या रहीं? उपलब्ध रहीं। किन सब के लिए? कृषि, वाणिज्य, कला कौशल, चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि के लिए शिक्षा की सुविधाएं उस टाइम पे भी उपलब्ध थी। कुछ प्रमुख व्यवसायों की शिक्षा, पहला हस्तकला, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, वास्तुकला, चिकित्सा शास्त्र, अब विभिन्न उद्योगों की शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हस्तकला का इमेज यहाँ पे देखिए, जो मतलब हाथों से चीज़ों को बुनाई करते थे, कढ़ाई करते थे, ये सब क्या आता था? हस्तकला के अंतर्गत आता था। हस्तकला बौद्ध काल में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं जैसे बुनना, काटना, दर्जीगिरी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति थी। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते थे? प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना काम कर सकते थे, या फिर कहीं पे एक जगह इकट्ठे होकर, जैसे बोलते हैं कंपनी या फिर संगठन में काम कर सकते थे। तो हस्तकला बौद्ध काल में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं जैसे बुनना, काटना मतलब काटना, दर्जीगिरी आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति थी। इन सब की प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्या थी? अनुमति थी। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं तो वास्तुकला की। वास्तुकला में देखिए, वास्तुकला का इमेज देख सकते हैं। वास्तुकला बौद्ध काल में वास्तुकला के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। नालंदा एवं विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों एवं अन्य बौद्ध बिहार के इसके अलेख आज भी सजीव प्रमाण हैं, जिन्हें देखकर आधुनिक इंजीनियर भी दांतों तले उंगली लगाते थे। देखिए कितना बेहतर डिजाइन किया है, जिसको यह क्या आता है? वास्तुकला में कितना बेहतर डिजाइन किया गया है, जबकि यह प्राचीन काल की बात है। मतलब बौद्ध काल में यह सब चीज़ें की गई हैं। इतना बेहतर डिजाइन, ये सब नक्काशी देखिए, यहाँ पे देखिए किस तरह से बनाया हुआ है, किस तरह से बनाया गया है। तो यह देखकर जो हम लोग हैं, आधुनिक जीवन के लोग हैं, इस समय के इंजीनियर भी दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि यह कैसे उस समय के उस टाइम पे इसको कैसे इतना बेहतर डिजाइन किया गया। तो यह हो गई वास्तुकला की बात, ठीक है। अब चिकित्सा शास्त्र देखिए, चिकित्सा शास्त्र बात करें, जैसे इस समय बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारी मशीनी वाली चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था? नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या थी? नहीं थी। तो उस समय क्या था? देखिए चिकित्सा शास्त्र, इस काल में चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस काल में महान चिकित्सक तथा शल्य विशेषज्ञ जीवन ने मस्तिष्क एवं पेट की आंतों सफल ऑपरेशन किया था। मतलब मस्तिष्क का भी ऑपरेशन किया था और पेट का भी ऑपरेशन, आंतों का, जो आंत होती है इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसका भी ऑपरेशन किया था। इसी प्रकार इस काल में धन्वंतरी एवं चरक आदि आयुर्वेदाचार्य हुए, जिनके संबंध में यह कहा जाता है कि ऐसा कोई रोग न था जिसको चिकित्सा नहीं कर सकते थे। मतलब ऐसा कोई रोग नहीं था कि चिकित्सा नहीं कर सकते। देखिए यह आँख का ऑपरेशन करते हुए, यहाँ पे हाथ में कुछ करते हुए, तो ये सब चीज़ थी, क्या था? चिकित्सा शास्त्र में आता था, ठीक है। अब विभिन्न उद्योगों की शिक्षा, जैसे उद्योग, जो भी उद्योग है इस समय कह सकते हैं, मशीनरी उद्योग है, कढ़ाई उद्योग है, चूड़ी उद्योग है, कपड़े उद्योग हैं, तो बहुत सारे उद्योग हैं ना, तो उन सभी से संबंधित चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। जीवन व्यतीत करने वाले एक बौद्ध धर्म के अनुयायियों का जीविकोपार्जन में सहायता करने के लिए विभिन्न उद्योगों जैसे लेखन गणना, कृषि का, वाणिज्य का, कुटीर का उद्योग, कला आदि, पशुपालन आदि की शिक्षा प्राप्त की जाती थी। मतलब जैसे इस टाइम पे भी शिक्षा मिलती थी हर चीज़ करने के लिए। जैसे इंजीनियर बनते हैं तो मैकेनिक वाले अलग जाते हैं, या फिर सिविल घर वाले अलग जाते हैं, रोड वाले अलग जाते हैं, कंप्यूटर वाले, आर्टिफिशियल वाले अलग जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या था? कृषि के लोग अलग थे। आज भी कृषि इंजीनियरिंग जो होती है वो अलग होती है, खेती के लिए होता था, ठीक है। तो उसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट उस टाइम पे भी बनाया गया, तो वहाँ पे वो लोग करते थे। उसके बाद जो है वह अपना आगे काम करते थे। तो वहाँ पे भी क्या
दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, बताई जाती थी, सिखाई जाती थी। तो जैसे आज होता है वैसे आज बड़े लेवल पे कर दिया गया है। पहले क्या था, छोटे छोटे लेवल पे किया जाता था, लेकिन काम तब भी वही होते थे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। आप लोग इसको देखिएगा, 5-6 क्वेश्चन कराएंगे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और हाँ, बाकी के पार्ट भी आपके सामने आते रहेंगे। तो हमारी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और बहुत सारा अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।